हेलो, गुड इवनिंग। 4 बज चुके हैं। अब हमारी क्विज स्टार्ट होने वाले। सब लोग फटाफट ऐड हो जाओ। आप लोगों को लिंक सभी जगह मिल गई होगी, हर जगह भेज दीजिए आप लोग। तुरंत हमारी क्विज स्टार्ट होने वाली है, सब लोग जल्द से जल्द आ जाइए। तो सभी लोग जो है लाइव आ जाइए, जल्द से जल्द लाइव आइए सभी लोग। और आवाज़ आ रही है कि नहीं ये बताइए। अब आप लोगों के लिए स्क्रीन को थोड़ी बड़ी कर देते हैं। अब आप लोगों को ये दिखने लगा होगा। दिखने लगा होगा। तो सभी का स्वागत है हमारे चैनल AIPGTMD UPSC MO में। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आ रहा है, ऑप्टिक न्यूरोपैथी निम्न में से किस विटामिन की कमी से होती है। चलिए हम लोग ज्यादा समय व्यर्थ ना बता करते हुए ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिक न्यूरोपैथी में आपको बताना है कि कौन सा विटामिन जिम्मेदार है, किसकी कमी से हो जाती है। तो सभी लोग लाइव चैट में आंसर देने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले आंसर देने का जो है प्रयास कीजिए। इसका है विटामिन B12, बिल्कुल सही आंसर है आप सभी लोगों का। सभी लोग अपने अपने ग्रुपों में हर जगह भेज दीजिए। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। और जितने लोग हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन का जवाब आप लोगों ने बिल्कुल सही दिया। विटामिन B12 साइनोकोबालामीन की कमी से हो जाती है ऑप्टिक नैरोपैथी। ऑप्टिक नैरोपैथी इस जो है विटामिन B12 की कमी से होने वाला एक रोग है। इसको आप लोग को याद रखना है। अगला एक प्रश्न बहुत ही ज्यादा इजी आ रहा है, बहुत ही ज्यादा बच्चों वाला क्वेश्चन, जिसको हम बहुत ही पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो आरबीसी की औसत आयु कितने दिन की होती है। तो अभी आप लोग प्रश्न हल करते रहिए, लगातार देखिए। डेली हमारे क्विज प्रतियोगिता इस चैनल पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। सबसे पहली बात कि 120 दिन, बहुत ही अच्छा आंसर सभी का आ रहा है। बी आंसर। देखिए इजी क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं बहुत ही अच्छे से। और इसका आंसर है 120 दिन, यानी लगभग आपको 4 महीने तक ये आरबीसी जिंदा रहता है, आरबीसी अपना कार्य करता है। 120 दिन उसकी उम्र है। अगला प्रश्न देखिए, उन्माद में किस मूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए AIPGT एग्जाम को निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि उससे भी कठिन एग्जाम की हम तैयारी करें। तो उससे कठिन एग्जाम कौन सी है, तो यूपीएससी एमओ यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का। अगर आप मेडिकल ऑफिसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी AIPGT में सर्जरी और सलाकी ये सब ब्रांच मिलना बहुत ईजी हो जाता है। तो आप उसका टारगेट करके ही चलिए। खर मूत्र, वेरी गुड आंसर सभी का। उन्माद, देखिए उन्माद पागलपन को कहते हैं। और खर को भी हम लोग उन्मादी के तौर पर जानते हैं, यानी मतलब कि ये जो गधे को हम लोग पागल के तौर पर जानते हैं लोक भाषा में। तो उन्माद और खर, खर का मूत्र उन्माद के रोगियों को देने में रहता है। अगला देखिए, चरक संहिता के कल्प स्थान में कितने अध्याय हैं। तो
चरक संहिता के कल्प स्थान में कुल कितने अध्याय हैं? श्वेता शर्मा जी सी बोल रही हैं, बिल्कुल सही जवाब है आपका श्वेता शर्मा जी। इसका आंसर होगा बी, ये सी। कल्प स्थान में 12 रसगत, मांसगत, स्वेदगत या सभी में। तो इसको अच्छे से करिए। उपवास देखिए बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी होती है लगभग सभी प्रकार के ज्वरों में, तो इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। रसगत कुछ बच्चे कर रहे हैं रसगत, तो इसका आंसर मैं आप लोगों को बता दूं, इसका आंसर जो है 4 होगा, उक्त सभी। तो सभी में, सभी प्रकार के ज्वर में ये आपको देखने को मिलेगा। चिकित्सक उपवास निर्दिष्ट है, ऑल दी एबव। बहुत ही अच्छा नयन रंजन प्रधान जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, अपने जूनियर्स में, ताकि हम लोग रिवीजन प्रॉपरली करते रहें, उनको भी हेल्प हो सके। अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है तो स्वर्ण दान, सहस्त्र गोदान, भूमि दान या जीवन दान। इसका आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल सही जवाब है साक्षी सरपाल का, जीवन दान। जीवन दान है इसका आंसर, क्योंकि स्वर्ण तो आप दे सकते हैं, गौ भी दे सकते हैं, भूमि भी दे सकते हैं, लेकिन जीवन दान जो देता है वो सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है। तो जैसा कि अभी हमने कोविड-19 के केसेस में भी देखा, हमारे बहुत सारे आयुष डॉक्टरों ने, आयुर्वेदाचार्यों ने अपना जीवन निछावर कर दिया पेशेंट्स को बचाने के लिए। न केवल हॉस्पिटल में बल्कि कार्य क्षेत्र में भी, बाहरी कार्य क्षेत्रों में भी बहुत अधिक इन्होंने कार्य किए हैं। अगला प्रश्न देखिए, शिलाजतु की गंध किसके समान मानी जाती है? गोमूत्र, उष्ट्रमूत्र, सर्पी गंधी, लाजा गंधी। तो इसका आंसर देखिए, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। शिलाजतु यानी शिलाजीत की गंध जो है किसके समान होती है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आप में से किसी का गलत नहीं होना चाहिए। गोमूत्र, ये गोमूत्र वाला सही है। गोमूत्र गंधी शिलाजतु। अगला देखिए, चरक अनुसार किस विशिष्ट ज्वर में पिपली का प्रयोग निर्दिष्ट है? तो पिपली का प्रयोग जो होता है वो किस प्रकार के ज्वर में प्रयोग में लाया जाता है अधिकतर? तो इसमें कुछ बच्चे सी कर रहे हैं, तो ज्वर वाला अध्याय जरूर जो है पढ़िए। वात बलासक ज्वर, वात बलासक ज्वर है इसका आंसर। ज्वर चिकित्सा अध्याय। अगला देखिए, श्रेष्ठ मेध रसायन माना गया है, श्रेष्ठ मेध रसायन माना गया है। सभी लोग हर जगह अपने ग्रुपों में से शेयर कीजिए। तो ये जो है रसायनों में मेध रसायन बहुत सारे होते हैं, ये चारों मेध रसायन ही है। मंडूक पर्णी, यष्टि मधु, गुड़ूची एंड शंख पुष्पी। लेकिन विच इज द बेस्ट इन द मेध रसायनास? तो शंख पुष्पी इज द बेस्ट इन द रसायन कैटेगरी। मेध रसायनों में शंख पुष्पी बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होती है। और एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, शंख पुष्पी का क्या प्रयोग करने पर मेध रसायन, किस तरह प्रयोग करने पर मेध रसायन के तौर पर कार्य करता है? शंख पुष्पी का क्या प्रयोग करने पर? स्वरस, कल्क, श्रित, शीत, फांट। वेरी गुड कविता जी, इसका आंसर होगा कल्क। कल्क प्रयोग करने पर होता है, चूर्ण नहीं होता।
कल को होता है। अगला देखिए प्रश्न आ रहा है, किस मास में केवल आम्लक रसायन सेवन का निर्देश है? तो केवल आम्लक रसायन, किस मास में केवल आम्लक रसायन सेवन का निर्देश है? देखिए ये सभी प्रश्न एआईए पीजीईटी या फिर यूपीएससी या फिर स्टेट पीएससी एग्जामों में पूछे गए हैं। तो हम लगातार आपकी प्रैक्टिस कराएंगे एग्जाम तक, लगातार इस चैनल पर आपको प्रैक्टिस कराएंगे। तो जो लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो लोग इससे कुछ सीख रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसका आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिए। क्या दे रहे हैं? बी दे रहे हैं। इसका पौष और माघ होगा आंसर। आम्लक रसायन का प्रयोग पौष और माघ में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हो गया, आम्लक घृत का प्रयोग कब करवाया जाना चाहिए? आम्लक घृत का प्रयोग कब करवाया जाना चाहिए? एक आम्लक घृत होती है, उसका प्रयोग कब कराना चाहिए? प्रातः काल, अपराह्न काल, सायंकाल या प्रातः सायं? तो इसका आंसर बहुत ही अच्छा दे रहे हैं सभी लोग, कुछ लोग गड़बड़ी भी कर रहे हैं। तो ये तो मैं आपको बता रहा था कि हमारे चैनल जो है एआईए पीजीटी एमडी यूपीएससी एमओ लगातार एआईए पीजीटी 2021 के लिए लगातार कार्य कर रहा है। तो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अपने सभी प्रकार के दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जूनियर सीनियर कहीं भी शेयर कीजिएगा। तो इसका प्रातः काल होगा आंसर, आम्लक घृत का प्रयोग। ये देखिए, व्हाट इज इंडिकेटेड इन गर्भशंग? गर्भशंग की अवस्था में क्या निर्दिष्ट है? योनि धूपन, एरंड प्रयोग, लांगली लेप या ऑल दी एबव? तो इसमें इसका आंसर है योनि धूपन। इसका आंसर है योनि धूपन ही केवल इंडिकेटेड है गर्भशंग की स्थिति में। अगला देखिए क्वेश्चन, हु इज द मेंटर ऑफ योग दर्शन? महर्षि कपिल, चार्वाक या महर्षि गौतम या महर्षि पतंजलि? तो योग दर्शन के प्रणेता कौन है? योग दर्शन के प्रणेता कौन है? वेरी गुड आंसर, पतंजलि हैं। पतंजलि फेमस है योग के लिए। पतंजलि होगा इसका आंसर। आप लोग क्यों इधर उधर का आंसर दे रहे हैं? देखिए पतंजलि जो है योग दर्शन, पतंजलि योग सूत्र होता है, उसको भी पढ़ना होता है, आप लोग उसको पढ़िएगा। पतंजलि योग सूत्र, पतंजलि योग सूत्र में कितने पाद होते हैं? आप लोग ये बताइए, इसमें कितने खंड होते हैं या कितने पार्ट्स होते हैं? 1 2 3 4 कितने होते हैं? पतंजलि योग सूत्र में कुल मिलाकर कितने हैं? नहीं, अष्टांग योग का 8 पार्ट है, पतंजलि में 4 होते हैं, 4 पाद। बिल्कुल सही दीक्षा रानी जी। अष्टांग योग के 8 होते हैं, 8 पार्ट होते हैं, लेकिन पतंजलि योग सूत्र के 4 पाद होते हैं। बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राइबोफ्लाविन मीन्स?
राइबोफ्लाविन किसको कहा जाता है? विटामिन B2, B3, B12, B6 किसको कहा जाता है? B2 को कहा जाता है। देखो जो लोग B1 कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, B2 राइबोफ्लाविन मीन्स B2। वेरी गुड, ए है इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट इज नॉट रिलेटेड टू डायबिटीज मेलिएटस। ये जो डायबिटीज मेलिएटस है ये शुगर की बीमारी जिसको कहा जाता है, उसमें से क्या चीज नॉन रिलेटेड है? फास्टिंग ग्लूकोज एस्टिमेशन, HbA1c, ADH या GTT? ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये डायबिटीज मेलिटस से लिंक्ड नहीं है, नॉट रिलेटेड है। बाकी GTT, HbA1c सभी चीजें जो है रिलेटेड है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन। अगला देखिए, तृप्ति क्या है? तृप्ति क्या चीज होती है? साइकोलॉजिकल स्टेटस, सत्व गुण कैरेक्टरिस्टिक, कफज नानात्मज व्याधि, सिनोनिम ऑफ तंद्रा। जल्द से जल्द आंसर देने का प्रयास कीजिए, तृप्ति क्या होती है? साइकोलॉजिकल स्टेटस, सत्व गुण कैरेक्टरिस्टिक, कफज नानात्मज विकार। बिल्कुल सही है, कफज नानात्मज विकार। तो जो लोग भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अपने सभी मित्रों में भी शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। ये बी वाला आंसर नहीं, सी वाला आंसर है कफज। देखिए कफ दोष के नानात्मज विकार कितने होते हैं? 20। कफ के नानात्मज विकार होते हैं 20, पित्त के 40 और वात के 80। तो तृप्ति जो है एक प्रकार का कफ का नानात्मज विकार है। देखिए जिनको स्क्रीन नहीं दिख रही है वो अपने वीडियो की क्वालिटी को 144 से लेकर, जहां पर 3 डॉट यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर बना होगा, 3 डॉट, उस पर क्लिक कीजिए। ऑप्शन आएगा 144 से लेकर 720 तक ले जाइए, उसको 720 तक ले जाइए। तो ये है कफज नानात्मज व्याधि, तृप्ति इजेंट कफज नानात्मज व्याधि। इसमें क्या सिम्टम आता है? इसमें देखिए आपको हमेशा जो है तृप्ति का एहसास होगा, आप भोजन करें या ना करें, आप हमेशा लगेगा कि आप भोजन किए हुए हैं, क्योंकि कफ जो है आमाशय में भरा हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 वर्ष का बालक कहलाता है। दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम कौमार भृत्य। कौमार भृत्य 2 वर्ष का बालक कहलाता है। तो 2 वर्ष का बालक क्या कहलाता है? क्षीरप, क्षीरन्नाद, अन्नाद। वेरी गुड, अन्नाद नहीं कहता है, अन्नाद नहीं कहते हैं। देखिए बच्चा जब पैदा होता है तो पहले वो केवल क्षीर को पीता है, पहले दूध पीता है, उसके बाद कुछ समय बाद क्षीर और दुग्ध दोनों पीता है और कुछ समय बाद केवल अन्न पर आ जाता है। तो आपको करना है, देखना है कि किस अवस्था में वो क्या कंडीशन में जाता है। तो इस कंडीशन में क्षीरन्नाद की कंडीशन है, मतलब दूध भी पिएगा और खाना भी खाएगा। 2 वर्ष का बालक दूध भी पीता है और खाना भी खाता है, बिना दूध के वो नहीं रह सकता, और खाने में भी वो बहुत हल्का खाना खाता है।
और दूध पीता है। अगला देखिए, कुष्ठ चिकित्सा में रक्त मोक्षण का प्रयोग कब करना चाहिए? कुष्ठ चिकित्सा में रक्त मोक्षण यानी कुष्ठ चिकित्सा के अंतर्गत रक्त मोक्षण का बड़ा विधान है। तो आप पेशेंट को कितने दिनों पर रक्त मोक्षण कराने की उपदेश करेंगे या आदेश देंगे? 6 मंथ, 6 मास में उसको आप कुष्ठ के रोगी को आप बोलिए कि हर 6 महीने पर अपना रक्त मोक्षण करा लिया करो, आपके कुष्ठ शांत हो जाएगा। चलिए, बहुत ही अच्छा आंसर। अगला देखिए, सुश्रुत के अनुसार वमन विरेचन के व्यापद होते हैं। सारे व्यापद के नोट्स आपको अवेलेबल कराए गए हैं। देखिए, जिन्हें AIPGT 2021 की प्रिपरेशन करनी है वो हमारे क्रैश कोर्स से जुड़कर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वात दुष्ट रक्त में रक्त मोक्षण के लिए कौन सा यंत्र उपयोगी होता है? तो देखिए, ये जो रक्त मोक्षण प्रोसीजर ये वाला आंसर हम लोगों ने नहीं लगाया लग रहा है, इसका है 15 आंसर। अगला देखिए, वात दुष्ट रक्त मोक्षण के लिए कौन सा यंत्र करना चाहिए? श्रृंग है वात के लिए। रक्त मोक्षण जब भी करना हो श्रृंग का इस्तेमाल अवश्य कीजिए। वात दुष्ट रक्त में श्रृंग का प्रयोग किया जाता है। विरेचन के बाद परिहार काल की अवधि क्या होती है? तो जब भी विरेचन किसी को दिया जाता है उसके बाद एक परिहार काल का समय दिया जाता है, तो वो कितनी अवधि होती है? 7 दिन, 3 दिन, 9 दिन, 1 माह। 7 दिन नहीं होगा, इसको काटो। 1 माह, जिन्होंने भी आंसर दिया है बिल्कुल सही है। 1 माह होता है परिहार काल आफ्टर विरेचन। अगला देखो, स्थपनी मर्म किस प्रकार का मर्म है? स्थपनी मर्म बहुत ही ज्यादा फेमस मर्म माना जाता है। और यह किस प्रकार का मर्म है? वैकल्पिक मर्म, विषलग्न मर्म, कालांतर मर्म या रोजाकर मर्म? सभी लोग फटाफट आंसर देने का प्रयास करो। बी है इसका आंसर। देखो, सभी लोग लाइन में नहीं देते हो आंसर, कुछ लोग बी कुछ लोग डी दे देते हो, तो इस तरह से मजा नहीं आ रहा है। एक लाइन में सही आंसर होना चाहिए, तब तो आपको लगेगा कि आप प्रॉपरली स्टडी कर रहे हैं। विषलग्न मर्म इसका करेक्ट आंसर है। आपको चरक सुश्रुत शारीर स्थान में आपको मर्म शारीर के बारे में पढ़ाया गया है टोटल, और उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हम अवेलेबल करा रहे हैं। तो उसमें आप लोग ऐड होकर, जिनको ये समस्याएं आ रही हैं आंसर देने में, तो उसमें जुड़कर आप उनकी तैयारी कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं प्रॉपरली, तब ये आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अगला देखो, एफएसएच एक्ट्स ऑन किस चीज पर एफएसएच कार्य करता है? थीका सेल्स, स्ट्रोमल सेल्स, ग्रैनुलर सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स? बी दे रहे हो आप लोग आंसर, स्ट्रोमल सेल्स। सभी का आंसर जो है, एफएसएच किस सेल पर एक्ट करता है? एफएसएच ये किस सेल पर जाके काम करता है? ग्रेनुलोसा सेल। बिल्कुल सही है कविता आत्री जी आपका। देखिए, इस बार हमारा एक संडे को क्विज है। संडे को हमारा एक यूनिट टेस्ट 7 है, जिसके अंतर्गत आ रहा है पूरा मॉडर्न पोर्शन। मतलब मॉडर्न पोर्शन के 60 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 60 क्वेश्चन आएंगे।
और दूसरा पोर्शन सुश्रुत शारीर स्थान, सुश्रुत चिकित्सा स्थान और सुश्रुत कल्प स्थान से आएंगे। तो वो हमारा टेस्ट होगा संडे को, इसी संडे को होगा। वो टोटली फ्री है सभी के लिए, सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट कीजिए और अधिक से अधिक मार्क्स पाइए। मंडे को हम लोग उसका एनालिसिस करेंगे कि किस बच्चे ने क्या गड़बड़ी की है। तो उस टेस्ट को देने के लिए हमारे एक नंबर है, उस पर ऐसे कर सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक दे दूंगा, उसमें सब लोग जुड़ जाइएगा और संडे वाला टेस्ट मत भूलिएगा। सभी के लिए ग्रैनुलर सेल इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में किस व्याधि में स्वेदन चिकित्सा निषिद्ध है? किस व्याधि में स्वेदन चिकित्सा निषिद्ध है? रक्तपित्त, अतिसार, मधुमेह। रक्तपित्त, अतिसार, मधुमेह या सभी? इसका आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिए जल्द से जल्द। वेरी गुड, डी 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 डी, वेरी गुड, सभी का डी आ रहा है, वेरी गुड। देखिए इसमें आप लोगों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, सभी का डी आ रहा है। इस तरीके से आंसर आप लोग जब पैटर्न में देते हैं तो बिल्कुल लग जाता है कि हाँ सभी लोग स्टडी प्रॉपरली कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सुश्रुत मतानुसार नित्य वेदना विशेष लक्षण होता है। ये देखिए, ये आपको मिल गया 20 प्रकार के योनि व्यापद चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 30। उसमें आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियों के बारे में मिलता है, बोथ मेल एंड फीमेल, 20 टाइप्स ऑफ योनि व्यापद। तो उसमें आपको बताना है नित्य वेदना, हमेशा दर्द बना रहना, किसका लक्षण है? तो बी आंसर बिल्कुल सही आप लोग दे रहे हैं, विप्लुता। विप्लुता जो होती है ये योनि व्यापद, उसके अंतर्गत आपको नित्य वेदना लक्षण देखने को मिलता है, विशेष लक्षण। सुश्रुत मतानुसार संधियों की कुल संख्या है, ज्वाइंट्स कितने हैं? सुश्रुत के अकॉर्डिंग ज्वाइंट्स, तो ज्वाइंट्स क्या होता है? दो बोन्स का आपस में एक ज्वाइंट्स बना ला, तो वो बॉडी में कितने हैं? 300, 210, 200, 360। 210 बिल्कुल सही है। देखिए जित मॉडर्न में बोला जाता है कि 210 हड्डियां होती हैं, 210 क्या होती हैं? बोन्स होती हैं। लेकिन सुश्रुत ने 210 जो है संधियों को माना है, यानी ज्वाइंट्स इतनी होती हैं। दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा, बोन्स भी 210 मॉडर्न के अकॉर्डिंग, संधियां भी 210 मॉडर्न सुश्रुत के अकॉर्डिंग। अगला देखिए, भारतीय दंड संहिता आईपीसी, आईपीसी की कौन सी धारा हत्या अपराध में प्रयुक्त की जाती है? आईपीसी की कौन सी धारा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, 310, 302, 303, 376। डी, बी, वेरी गुड इप्सिता जी, वेरी गुड आपका आंसर 302। 302 जो है ये हत्या से रिलेटेड है। यदि आपने जो है किसी नागरिक की हत्या कर दी है तो आपके ऊपर 302 के तहत मुकदमा दर्ज हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस व्याधि में स्वेदन चिकित्सा निषिद्ध है? ये तो हो गया है, इसका आंसर है ये। कुछ क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिल सकते हैं। हाँ ये है, कौन सा श्रेष्ठ विषग्न द्रव्य है? विषग्नों में सर्वश्रेष्ठ या फिर विषग्न श्रेष्ठ कौन है, इनमें से बताना है, क्योंकि चार ही ऑप्शन है। तो घृत, क्षीर, नीर, सुवर्ण।
तो इसका आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिए। ए दे रहे हैं, घृत नहीं है इसका आंसर। देखिए घृत का प्रयोग किया जाता है विषग्न में, लेकिन सबसे अच्छी विषग्न औषधि होती है सुवर्ण। स्वर्ण स्वर्ण जो होती है वो सबसे अच्छी विषग्न औषधि होती है। वैसे तो एक और भी औषधि होती है विषग्नों में श्रेष्ठ, लेकिन यहाँ पर यही है, ये सुवर्ण है इसका आंसर। अगला देखिए, ये तो हो चुका है। स्थावर विष के अधिष्ठान है, तो स्थावर है 10, जांगम है 16। ये जे, ये एस, स्थावर जांगम। जल संत्रास व्याधि, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुश्रुत, कल्प, नौ। तो बताना है आपको, जल संत्रास व्याधि किस विष से उत्पन्न होती है? स्थावर विष से, जांगम, अलर्क विष से या दूषी विष से? तो इसका आंसर अलर्क विष होता है। अलर्क, ये दूषी नहीं है, अलर्क विष से उत्पन्न होती है। जल संत्रास व्याधि किस विष से उत्पन्न होती है? जांगम, अलर्क विष। अभी आप लोग को हालिया में ये भी पढ़ाया गया है। इसमें होता क्या है कि जब ये जल संत्रास व्याधि हो जाती है तो हमें पानी से डर लगने लगता है, या पानी दिखने लगता है अधिक, और उससे बहुत अधिक घबराहट होती है। ये तभी दिखता है जब हमें किसी कुत्ते वगैरह ने काटा हो, पागल कुत्ते ने काटा हो। तो ये जल संत्रास व्याधि इसी से रिलेटेड है, अलर्क, जांगम अलर्क। गांधक द्रुति यानी गंधक द्रुति निर्माणार्थ त्रिकटु का अनुपात क्या होता है? तो ये इसका बताइए। वेरी गुड डॉक्टर गुप्ता जी। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया जल संत्रास से रिलेटेड है। गंधक द्रुति निर्माण हेतु त्रिकटु का अनुपात कितना होना चाहिए? 1/16। 1/8 नहीं होगा, 1/16 होगा। 1/16, 1/16। आगे बढ़िए। पिघलती हुई धातु या द्रव्य में कोई द्रव्य डालने को क्या कहते हैं? कोई द्रव्य आपका मेल्टिंग स्टेट में है, पिघल रहा है, और पिघलती हुई धातु या द्रव्य में कोई द्रव्य डालने को क्या कहते हैं? तो क्या आप कहते हैं निर्वाप, आवाप, या ढालन? बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है। दिस टॉपिक इज फ्रॉम रसशास्त्र। रसशास्त्र का नोट्स के तहत आप लोगों को स्टडी कराने वाले हैं, स्टडी होने वाली है। तो पहले आप लोग बहुत अधिक चिंता वगैरह मत किया करिए, कि आप लोग देखिए टेस्ट पर ही फोकस कीजिए। आपका जो अपकमिंग टेस्ट है, हमने इस तरह से बनाया हुआ है सिलेबस को कि आप बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करेंगे अगर आप केवल अपने आने वाले टेस्ट पर फोकस करें। अपकमिंग टेस्ट पर फोकस करिए और सारे चैप्टर्स को आप एक बार पढ़िए, पढ़ डालिए। सारे चैप्टर्स को एक बार आप पढ़ेंगे, उनके प्रश्न के हल करेंगे, उसके बाद दूसरे टेस्ट को फोकस कीजिए। इस तरह से आप जब तैयारी करेंगे तो आपका पूरा तैयारी हो जाएगा। और अगर आप जिस टेस्ट को आने वाला उससे इतर इतर पढ़ेंगे तो आपका ना वो हो पाएगा, ना इस टेस्ट की तैयारी हो पाएगी। तो फोकस ऑन योर अपकमिंग एग्जाम्स, अपकमिंग टेस्ट पर फोकस करके पढ़िए। और हम टेस्ट भी उपलब्ध करा रहे हैं, साथ ही साथ लेक्चर्स और सारे नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं। इसका आंसर होगा आवाप। देखिए एग्जाम सितंबर में आपके होंगे। नीट पीजी आ गया है, नीट यूजी आ गया है। अब एआईए पीजीटी में देर नहीं होने वाली है। और मैं आप लोगों से ये भी बताने वाला हूँ कि यूपीएससी भी आने ही वाला है। यूपीएससी का हमारा मॉक इंटरव्यू सेशन चल रहा है, लगातार उसमें प्रैक्टिस कराई जा रही है। अगला देखिए क्वेश्चन, मूसा का पर्याय क्या बताया गया है? मूसा का पर्याय क्या होता है?
वहनी मित्र, देखिए वहनी का मीन्स होता है आग और मित्र की मीन्स होता है दोस्त। तो जो आग का दोस्त है, कौन सा होता है आग का दोस्त? मूसा। वो ऐसा होता है कोई ऑर्गन, ये जो है इसके अंदर हम लोग द्रव्य को डालकर भस्म प्रक्रिया में इसको डाल देते हैं बहुत अधिक हीट में, तो इसके अंदर जो भी बनता है, अब ऐसा ये होना चाहिए ना कि ये बहुत अधिक मजबूत हो, एटलीस्ट भस्म बन जाए और ये गले ना। तो वहनी मित्र मूसा को कहते हैं। ये क्रूसिबल को इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रूसिबल। अगला देखो, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। दीज आर ऑल क्वेश्चन फ्रॉम यूपीएससी। तो हमारी इंस्टीट्यूट जो है यूपीएससी पर ही फोकस करके स्टडी पैटर्न को करती है। अगर आप यूपीएससी के क्वेश्चन को लगा ले रहे हैं तो आपका एआई पीजीटी में कोई रोक ही नहीं होगा, आपका उसमें कोई मतलब जवाब ही नहीं रहेगा, क्योंकि एक स्टेप आगे बढ़कर तैयारी अगर आप आगे बढ़कर कर रहे हैं और सभी प्रकार की मॉडर्न इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो कोई समस्या आने वाली नहीं है। त्रिभुवन कीर्ति रस के लिए भावना द्रव्य है। त्रिभुवन कीर्ति रस बनाने में ये बड़ी बुखार की एक दवा है। त्रिभुवन कीर्ति रस अभी आप लोगों को पैरासिटामोल वगैरह में भी मतलब उसके उसमें दिया जाता है। तो भावना द्रव्य ऑफ त्रिभुवन कीर्ति रस यूपीएससी क्वेश्चन है ये भी। सभी प्रकार के क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यूपीएससी एमओ। तो सारे क्वेश्चन जो है यूपीएससी एमओ से रिलेटेड आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे और उससे बहुत अधिक इजी पैटर्न आपको एआईए पीजीटी का रहता है। यूपीएससी बहुत हाई एग्जामिनेशन का रोल रहता है। इसमें आपको मॉक इंटरव्यू, आपको इसमें लिखित परीक्षा के बाद मॉक इंटरव्यू भी देना पड़ता है, मतलब इंटरव्यू भी देना पड़ता है, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन वहाँ हो पाता है और पोस्ट भी कम आती है। तो देखो इसका धतूर पत्र आंसर होगा, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। आप लोग क्यों ऐसे गड़बड़ी करते हैं? त्रिभुवन कीर्ति रस जो है बुखार वाली दवा है, धतूर पत्र उसमें पड़ता है। धतूर पत्र भावना द्रव्य यूज में लिया जाता है और ये बुखार की बहुत अच्छी दवा है, लेकिन बहुत ही होशियारी के साथ वैद्य की परामर्श से लेना चाहिए, क्योंकि धतूर जो है थोड़ा विषाक्त पदार्थों में भी गिनती की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षार पटपटी के निर्माणार्थ हेतु उपयुक्त पात्र है। वेरी गुड दिव्या शर्मा जी। क्षार परपटी के निर्माण हेतु उपयुक्त पात्र है ताम्र पात्र, लोह पात्र, वंग पात्र, या तो क्षार पात्र जो है बड़ा रिएक्टिव स्पीसीज है। दिस इज वेरी रिएक्टिव, क्योंकि क्षार है इसके अंदर। क्षार इज द बेस एंड बेस हैव OH माइनस। ये रिएक्शन बहुत तेजी से करते हैं, तो ताम्र से रिएक्शन कर लेंगे, लोहा से कर लेंगे, वंग से भी कर लेंगे। लेकिन जो मृत पात्र होता है, यानी जो खपरेल होती है, वो मृत पात्र होती है, मिट्टी से बनी, उससे इसका कोई संबंध नहीं है। नॉन रिएक्टिंग प्रोसीजर यहाँ फॉलो होता है। तो क्षार परपटी मृत पात्र। अगला क्वेश्चन देखिए, पीईएम के अंतर्गत नहीं आता है। पीईएम के अंतर्गत कौन सी डिजीज नहीं आती? कौन सा डिजीज पीईएम के अंतर्गत नहीं आती है? मैरास्मस, न्यूट्रिशनल डॉर्फिज्म, क्वासियोरकर एंड विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो विटामिन ए डेफिशिएंसी इज द राइट आंसर। पीईएम के अंतर्गत ये नहीं आती। अगला क्वेश्चन देखिए, निद्रा या ओज की किस अवस्था को कहते हैं? मतलब निद्रा जब आप लेते हैं तो उस समय ओज की क्या स्थिति रहती है? ओज क्षय, ओज विषण, ओज व्यापत, या सभी? जल्द से जल्द आंसर देने का प्रयास कीजिए। क्षय तो नहीं होगा, ओज क्षय नहीं होगा, ओज व्यापत, ओज व्यापत होगा इसका आंसर। ओज व्यापत की कंडीशन बनती है। दीज आर ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम यूपीएससी मेडिकल ऑफिसर एग्जामिनेशन।
और ये थोड़े से कठिन भी आपको लग सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं जलौका। ये जलौका क्या है? जलौका जो है ये जो है हाँ, इसको जोंक बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में जोंक बोलते हैं। और ये जो है सक करती है ब्लड, और ये सविष भी होती है, निर्विष भी होती है। तो आप लोग बताइए कौन सी निर्विष जलौका है? सावरिका, बिल्कुल सही जवाब। क्षार सूत्र निर्माणार्थ श्रेष्ठ द्रव्य है। क्षार सूत्र का श्लोक मैंने ग्रुप में भेजा हुआ है, उसको लर्न कीजिएगा आप लोग। क्षार सूत्र कहाँ वर्णन है? सबसे पहले आप लोग क्षार सूत्र के बारे में कुछ जानकारियां मुझे बताइए। इसका आंसर सबसे पहले तो दे ही लीजिए, अपामार्ग श्रेष्ठ क्षार सूत्र निर्माण की है। तो अपामार्ग क्षार बनाया जाता है, उसके बाद उसका क्षार सूत्र बनाया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग ये मुझे बताइए कि क्षार सूत्र का विवरण सुश्रुत संहिता में कहाँ पर मिलता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। क्षार सूत्र आयुर्वेद पढ़ रहे हैं तो क्षार सूत्र आप लोगों को के बारे में क्वेश्चन आने आने ही तय है। चरक में चरक में देखो नाड़ी व्रण हमें नहीं बताया गया है। सुश्रुत में नाड़ी व्रणों के में मिलता है, और चरक में भगंदर में विषय में बताता है। आचार्य चरक ने इसको भगंदर में बोला है, और सुश्रुत ने नाड़ी व्रण चिकित्सा के अंतर्गत बताया हुआ है। सुश्रुत, नाड़ी व्रण और चरक भगंदर, बिल्कुल सही जवाब है सभी का आंसर। तो क्षार सूत्र को आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। ये आयुर्वेद को मॉडर्न की अपेक्षा बेहतर साबित करने की एक बात रखती है। सभी लोग रखते हैं कि ये प्रोसीजर उनके में नहीं है, हमारे अंडर में ही है। तो हमें वैशिष्ट मिलता है कि हम मॉडर्न मेडिसिन से बेहतर क्यों हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी प्रोसीजर हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्षार सूत्र। तो बहुत ही अच्छा सुष्मिता सोनी जी। अगला देखो क्वेश्चन आ रहा है दुष्ट व्रण का लक्षण। दुष्ट व्रण कपोत वर्ण, पुति गंध, निस्राव, अवेदना। व्रण जब दुष्ट हो जाता है तो उसका क्या लक्षण देखने को मिलता है? पुति गंध यानी सड़न, सड़न की स्थिति आ जाए तो आपको जो समझ जाना चाहिए कि दुष्ट हो चुका है। सड़न की कंडीशन यानी पुति गंध, सड़े हुए मांस जैसा गंध आने लगे। अब देखो श्रावी अर्श की चिकित्सा। श्रावी अर्श की चिकित्सा आपको बताई जा रही है। भल्लातक, स्नूही, हरिद्रा, कुटज। श्रावी अर्श क्या होते हैं? अर्श, अर्शस आर टू काइंड्स। एक श्रावी नहीं होते, एक जो श्रावी नहीं होते वो बनते हैं कफ और वात से, और जो श्रावी होते हैं वो पित्त और रक्त से बनते हैं, और इसमें ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग पाइल्स। खूनी, खूनी जो अर्श बोलते हैं, तो खूनी अर्श में कुटज का प्रयोग किया जाता है। शुष्क और शुष्क, बिल्कुल वो शुष्क कफ और पित्त का कफ और वात का रहता है। कुटज बिल्कुल सही जवाब है। कुटज देखिए अतिसार में भी दिया जाता है, डायरिया में। अगला क्वेश्चन देखिए नेत्र पर कौन सा बंध बनाया जाता है? नेत्र पर कौन सा बंध बनाया जाता है? बताइए नेत्र पर कौन सा बंध बनाया जाता है? ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बिल्कुल
गड़बड़ मत कीजिएगा, चीन बंद, चीन बंद नेत्र पर बंध लगाने की प्रक्रिया है। इसमें जो है आंख के गोले को जो है एक तरफ करके बांध दिया जाता है, चीन बंद। ऑपरेशन के बाद पट्टी वगैरह लगाने की प्रोसीजर है। आचार्य चरक ने कितने सिरोरोग माने हैं? बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन। सिरोरोग कितने माने हैं आचार्य चरक ने? 10, 11, 17, 10, 11, 7 या 5? तो डी है इसका आंसर, बिल्कुल सही जवाब है सभी का। देखो ये है कहाँ पे? चरक, आचार्य चरक ने 5 सिरोरोग बोला है, लेकिन बोला कहाँ पर है? बिल्कुल सही जवाब है हिमांशु जी, चैप्टर नंबर 17 की अंतः शीर्षीय अध्याय। कितने प्रकार के सिरोरोग हैं अग्निवेश के द्वारा पूछने पर? चरक सूत्र 17 की अंतः शीर्षीय अध्याय। और आप लोग बता सकते हैं टाइप्स ऑफ सिरोरोग कितने? टाइप्स मतलब अलग अलग टाइप्स कैसे? वात पित्त कफ, इस तरह से बता सकते हैं आप लोग, तो बताइए। टाइप्स मतलब 5 ही होते हैं, वातज, पित्तज, कफज, वेरी गुड, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और क्रीमिज। 5 5 प्रकार के सिरोरोग होते हैं। अगला देखिए, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? 14 जून, 1 दिसंबर, 1 जुलाई। ये जो डेट वाला नोट्स है वो आपको भेजा गया है ग्रुप में, अच्छे से याद करिए। और आप लोगों को एक खुशखबरी ये भी मैं देने वाला हूँ कि हमारे जो CHCs होते हैं उसमें, CHCs में दो पोस्ट जो है हो गई है, लागू हो गई है। 2 पोस्ट शायद पहले ही हो गई है। अब जो भी हमारे CHC हैं यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, PHC के एक लेवल ऊपर, उसके अंतर्गत एक PG स्कॉलर रहेगा, मतलब PG जो कंप्लीटेड है, एक PG स्पेशलिस्ट, आयुर्वेदिक PG स्पेशलिस्ट रहेगा, और एक मेडिकल ऑफिसर रहेगा। तो दो नौकरियां यहाँ पर जनरेट हो गई हैं CHCs में करंट। और PHCs में आपको एक BMS डॉक्टर या एक आयुष डॉक्टर आपको आपको ये देखने को मिलेगा। लगभग हर जगह ये नियम है। मेनली यूपी में तो नियम है, बाकी और भी जगह हो सकता है नियम। ये हमारे यहाँ यूपी में ये नियम है। CHCs में 2 पोस्ट और PHCs में 1 पोस्ट। आयुष, अब आयुष में देखो 5 होते हैं, 5 होते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं, इसके बाद बात करते हैं। पक्वाशयगत दोष पर बस्ती कर्म का प्रभाव क्या पड़ता है? पक्वाशयगत दोषों पर बस्ती कर्म का प्रभाव क्या पड़ता है? वातानुलोमन, वात कफ हरण, वात पित्त हरण, त्रिदोष हरण। इस क्वेश्चन को लगाइए, फिर हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं कि कहाँ पर पोस्ट आने की संभावना बन सकती है। त्रिदोष हरण बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए CHCs में 2 पोस्ट, इसमें आप लोग को लगभग सभी इसमें आपको PG स्कॉलर होना चाहिए, या MO होगा तो भी ठीक है, लेकिन PG स्कॉलर एक, और एक मेडिकल ऑफिसर की नौकरी इसमें निकलती है। मेडिकल ऑफिस वो डॉक्टर के लेवल पर होते हैं दोनों लोग, लेकिन ये पूरा आयुष के लिए है। आयुष में क्या क्या होता है? आयुष में क्या क्या होता है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। आयुष आयुष को बिल्कुल मत भूलिएगा। आयुष में सभी लोग, बड़े से बड़े
जो इंटरव्यूअर है बड़े से बड़े पूछ लेते हैं कि व्हाट इज आयुष। तो आयुष क्या चीज होती है? आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी। यहाँ पर लोग गड़बड़ी करते हैं, योगा एंड नेचुरोपैथी नहीं लगाते। ये यूनानी, ये सिद्धा, ये होम्योपैथी है। ये योग और नेचुरोपैथी एक साथ। तो देखिए आप लोग, जो डॉक्टर गुप्ता जी ने आंसर दिया है वो भी गड़बड़ है। योग को एंड नेचुरोपैथी भी बोलिए। अगर आप नेचुरोपैथी को भूल जाएंगे तो आप BNYS कोर्स के बारे में पूरी तरह से आप फेल हो जाएंगे, उसके बारे में आप यानी जानकारी ही नहीं। योगा और नेचुरोपैथी बोथ। तो इतने डॉक्टर्स, इतने प्रकार के डॉक्टर्स उन दो पोस्ट पर जा सकते हैं। उनका PG होना चाहिए और MO, या उनको MO होना चाहिए। CHC बहुत अच्छी जॉब होती है, PSC भी अच्छी जॉब होती है। अगला देखो, संतापो देह मानसा। क्या है ये? ज्वर का प्रभाव, ज्वर का प्रकृति, अंतर्वेग ज्वर का लक्षण, ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण। अंतर्वेग ज्वर का लक्षण, संतापो देह मानसा, ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण। अगला देखो, यदि वात प्रधान संतत ज्वर है जिसमें रस आदि धातुओं का की पूर्ण रूपेण शुद्धि हो गई है, ऐसा जरूर कितने दिनों में ऐसा ज्वर कितने दिनों में ठीक हो जाएगा? ये ऊपर वाले का ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण आंसर है। देखिए AIPGT क्रैश कोर्स में जिन्हों भी पार्टिसिपेट करना होगा कर लेना, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके। जिनको लग रही है कि तैयारी और अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि हम रिकॉर्डेड वीडियोस और लाइव क्लासेस भी करा रहे हैं गूगल मीट्स वगैरह पर। 7 दिन में इसका आंसर करेक्ट है। और कॉल बिल्कुल मत कीजिएगा। कॉल करेंगे तो जो है उठाने में प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे कॉल आते रहते हैं। तो आप लोग व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा और प्रोसीजर देने के बाद आप एडमिशन ले लेंगे और स्टडी प्रॉपर करने लगेंगे। हिक्का व श्वास किस धातुगत ज्वर का लक्षण है? मांसगत, मेदोगत, मज्जागत या अस्थिगत? तो इसका आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिए। डी आप लोग दे रहे हैं, मांसगत इसका आंसर होगा। डी जो दे रहे हैं इसका आंसर आप लोग देने का एक बार प्रयास कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। हिक्का व श्वास, मज्जा। जिन्होंने सी आंसर दिया है, प्रियंका ने दिया है, कविता भी ने भी दिया है। तो कविता जी आपका आंसर लगातार बहुत ही अच्छा आ रहा है, आपकी स्टडी बहुत ही अच्छी है। मुझे ऐसा फील होता है कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की हुई है। इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, आपकी AIPGT 2021 क्लियर होने में कोई समस्या नहीं आएगी। ध्यान एवं प्रश्वास किस आगंतुक ज्वर का लक्षण है? काम ज्वर, भय ज्वर, शोक ज्वर, क्रोध ज्वर। ध्यान व प्रश्वास किस आगंतुक ज्वर का लक्षण है? काम ज्वर, भय ज्वर, शोक ज्वर, क्रोध ज्वर। और जो है टेस्ट जरूर सभी लोग दीजिएगा संडे को, इस संडे को टेस्ट दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी ग्रुप के, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। वहां से आप जुड़िएगा ग्रुप में और आपको संडे को टेस्ट दिया जाएगा और मंडे को उसका एनालिसिस किया जाएगा कि कौन किस प्रकार से, मतलब पर्टिकुलर नाम नहीं लिया जाएगा, बस ऐसे कि कितने बच्चों ने आंसर दिया है, क्या आंसर दिया है। कामज ज्वर इसका होगा। कितने काल तक ज्वर तरुण माना जाता है?
षडरात्रि तक, तीन रात्रि तक, पंचरात्रि तक, सप्तरात्रि तक। बिल्कुल, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी, सारी सभी प्रकार की आप लोगों को क्लासेस मिलने वाली है लगातार। उसमें आपको पढ़ाया पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि क्योंकि जिनका अभी थोड़ा बेस कमजोर है उनको मजबूती देना, यही हमारा परम कर्तव्य है। जो बच्चे एक्सेल कर रहे हैं उनको सपोर्ट करना, और जो बच्चे थोड़े अभी वीक है उनको उस काबिल बनाना, ताकि वो परीक्षा को कर सके, अच्छे से कर सके। यही हमारे इस चैनल का परम उद्देश्य है, परम कर्तव्य है। और ये आयुर्वेद का ही चैनल है, तो सब लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। कितने काल तक तरुण ज्वर माना जाता है, बताइए सभी लोग। तो सप्तरात्रि इसका आंसर होगा। अगला देखिए, ऊर्ध्वांग रक्तपित्त के प्रायः निदान होते हैं। आप लोग थोड़ा वॉल्यूम जो है धीमा कर लीजिए। ऊर्ध्वांग रक्तपित्त के प्रायः निदान होते हैं। स्निग्ध और उष्ण, स्निग्ध और उष्ण ऊर्ध्वांग रक्तपित्त के प्रमुख कारण माने जाते हैं। अगला देखिए, मोच रस प्रयोग किस रक्तपित्त में मिलता है। तो जो कौन सा रक्तपित्त है जिसमें मोच रस का प्रयोग किया जाता है। दीज आर ऑल क्वेश्चन फ्रॉम द यूपीएससी मेडिकल ऑफिसर। उसकी आप लोगों को तैयारी हमेशा करनी चाहिए। जो जूनियर्स हैं मैं उनको बता दूं, जो बहुत अभी फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में है, उनको बता दूं, आप अपना टारगेट यूपीएससी एमओ रखिए, एआईए पीजीटी बिल्कुल मत रखिएगा। क्योंकि जब आप यूपीएससी एमओ रखते हैं तो आपके लिए एआई पीजीटी बिल्कुल खेल हो जाता है। आप उसमें सर्जरी वगैरह बहुत अच्छे ब्रांच आप उठाते हैं, बहुत अच्छे से हो जाता है, और आपका यूपीएससी भी निकल जाता है, और एआईबीजीटी बहुत इजीली निकल जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जीर्णे अधिकम प्रकोपम किस गुल्म का लक्षण है। जीर्णे अधिकम प्रकोपम यानी जीर्ण अवस्था में भोजन के पच जाने पर कौन सा गुल्म उत्पन्न होता है। वातिक, पाइतिक, कफज, या फिर किस गुल्म का लक्षण है। वातिक बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, जब भी भोजन के तुरंत बाद कोई प्रकोप हो रहा है, कोई भी रोग हो, इट इज, मैं एक नियम बता रहा हूं आप लोगों को, किसी भी बीमारी में खाना खाने के बाद तुरंत प्रकोपित हो जा रहा है वो रोग, तो आप जान जाइए कि वो कफज बीमारी है, कफज से रिलेटेड बीमारी है। और अगर वो पच्यमान अवस्था यानी भोजन की पच्यमान अवस्था 1 घंटे के बाद वाली अवस्था में है तो वो पित्तजवादी है। अगर वो जीर्ण होने के बाद वो तो ज्यादा प्रभावशाली बन रही है तो वो वातज बीमारी होगी। देखिए, एडमिशन के लिए मैं आपको इस चैनल का जो है व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ। आप लोगों को मिल जाएगा व्हाट्सएप नंबर। इस पर आप लोग जो है मैसेज कर कर आप लोग जुड़ सकते हैं। तुरंत मैसेज करिए, तुरंत प्रोसीजर भेजा जाएगा, तुरंत जुड़ जाइए। अगला देखिए, वासा घृत का प्रयोग किस गुल्म में किया जाता है। अब जल्दी जल्दी हम लोग क्विज खेल के समाप्त करेंगे। पित्तज गुल्म, वेरी गुड। वासा जो है पित्तज गुल्म। चरक ने प्रमेह के कितने दूष्य निर्दिष्ट किए हैं।
चरक ने प्रमेय के कितने दूष्य निर्दिष्ट किए हैं? जल्द से जल्द आंसर देने का प्रयास कीजिए। इसका आंसर करेक्ट है, सी है इसका करेक्ट आंसर। अगला देखिए, प्रमेय के रोगी पीने हेतु देय क्या है? सारोदक, कुशोदक, मधुदक या सभी? सभी है। अगला देखिए, सभी प्रमेयों में निश्चित रूप से दूषित होने वाले दूष्य हैं। सभी प्रकार के प्रमेयों में कौन सा प्रमेय जो है दूषित होने वाले दूष्य हैं? सभी प्रकार के प्रमेयों में दूषित होने वाले दूष्य कौन से हैं? तो मेद, मांस और क्लेद। फल त्रिकादिक वात, फल त्रिकादिक वात आप लोग जानते होंगे। उसमें एक क्वाथ द्रव्य होता है और एक कल्क द्रव्य होता है। तो बताना है आपको, क्वाथ द्रव्य कौन सा होता है, कल्क द्रव्य कौन सा होता है? फल त्रिकादिक वात में प्रमुख क्वाथ द्रव्य एवं कल्क द्रव्य क्रमशः होते हैं। थोड़ा आप लोग वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए। यहाँ डिस्टरबेंस हो रही है, वॉल्यूम थोड़ा आप लोग कम कर लीजिए। फल त्रिकादिक वात में प्रमुख क्वाथ द्रव्य एवं कल्क द्रव्य क्रमशः है त्रिफला और हरिद्रा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुष्ठ का पूर्व रूप है स्वेद अति प्रवृत्ति, स्वेद का न आना, स्पर्श हानि या सभी? सभी है, कुष्ठ का पूर्व रूप सभी है। अगला देखिए, निम्न में से प्रमेयों के पूर्व रूप नहीं है। तो कुछ बातें अब हम लोग करते हैं कि यूपीएससी मेडिकल ऑफिसर क्या है और इसकी क्या मतलब, इसकी क्या विशेषता है। यूपीएससी मेडिकल ऑफिसर देखिए, बहुत लोग पूछ रहे थे मुझसे कि यूपीएससी मेडिकल ऑफिसर है क्या, इसके क्या कार्य हैं, क्या सैलरी है, क्या सब कुछ क्या है। तो यूपीएससी देखिए, आप लोग को पता ही है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक संस्थान है जो कि अलग अलग प्रकार के बेहतरीन एग्जाम कराने की संस्था मानी जाती है। और ये पूरे भारतवर्ष से यूनियन गवर्नमेंट के लिए काम करने वाले उच्च स्तरीय उच्च स्तरीय लोगों को सेलेक्ट करने की एक संस्थान है। तो जो भी अपने फील्ड के बेहतरीन लोग हैं वो यूपीएससी जॉब्स में जो भी एग्जाम होते हैं यूपीएससी में सेलेक्ट होते हैं। इसमें आर्मी से रिलेटेड जॉब्स होती हैं, आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, हर तरीके की जॉब्स इसमें आपको मिलेंगी। बैंकिंग, हर प्रकार के आपको सिविल सर्विसेज से रिलेटेड या फिर मेडिकल ऑफिसर से रिलेटेड होता है। तो एक हमारा एक पोर्शन है आयुर्वेद वाला भी, एक आयुष मेडिकल ऑफिसर है जिसके अंतर्गत हमें पांचों डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए कुछ पोस्ट निकाली जाती हैं हर 2 साल पर, या 3 साल या 4 साल। ये बेस्ड है उनका डिसीजन, यूपीएससी के डिसीजन पर बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि हर 4 साल पे ही निकालेगी, हर 2 साल। ये बेस्ड है कि डिमांड क्या है, ये आपके आपके देश में किस प्रकार की डिमांड चली। जैसे अभी कोरोना क्राइसिस में आयुर्वेदिक डॉक्टरों ने बहुत ही अच्छा कार्य किया, तो उसको देखते हुए यूपीएससी में भर्तियां ज्यादा निकलने की संभावना होंगी। लगातार 2022 में भी पोस्ट आ सकती है। तो सब लोग जो बहुत अधिक अभी अभी छोटे हैं वो यूपीएससी मेडिकल ऑफिसर की तैयारी करें, आपका एआईपीजीटी ऑटोमेटिक निकलेगा। देखिए इसका क्या दे रहे थे आप लोग, निम्न में से प्रमेय का पूर्व रूप नहीं है।
गलतालुशोष करपाददाह माधुरमा उष्ण प्रिय। देखिए शीत प्रियत्वम होता है, उष्ण प्रियत्वम नहीं होता। किस व्याधि में विशेष रूप से विड मल का संरक्षण किया जाना चाहिए? ग्रहणी, अतिसार, पांडु, राजक्षमा। ग्रहणी, अतिसार, पांडु, राजक्षमा। किस व्याधि में विशेष रूप से विड यानी मल का संरक्षण किया जाना चाहिए? तो राजक्षमा इसका करेक्ट आंसर है। कितना पुराना स्वित्र असाध्य हो जाता है? कितना पुराना स्वित्र जो है असाध्य कैटेगरी में चला जाता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 1 युग या 3 वर्ष? तो बिल्कुल सही जवाब है 1 वर्ष। अगला देखिए, नम कुष्ठ में किस दोष का आधिक्य होता है? आपको यहाँ पर लगातार क्वेश्चन जो है हाई प्रोफाइल क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, तो सभी लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और उन बच्चों में भी शेयर कीजिएगा जो गाइडेंस वगैरह चाहते हैं, क्योंकि हम लगातार फ्री में ये सारी क्विजेस करा रहे हैं। लर्निंग स्किल्स डेवलपमेंट, ये सारी आपके सभी के लिए फ्री हैं इन द आयुर्वेदा फील्ड। अंग पतनम कुष्ठ में किस दोष की अधिकता होती है? तो जो छात्र इस स्टडी करना चाहते होंगे तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन विकल्प मिलेगा और आपके शेयर से वो प्रसन्न होगा और आपको धन्यवाद भी करेगा। अंग पतनम कुष्ठ यानी एक ऐसा कुष्ठ होता है जिसमें हाथ हाथ के जो अंग है वो टूटने लगते हैं, यानी कि पहले हड्डियां गायब होने लगती हैं, हाथ हाथ की हड्डियां गायब होने लगती हैं। इसमें कौन सा दोष इन्वॉल्वमेंट है? तो इसके में पित्तज इन्वॉल्वमेंट है, पित्त वाला इन्वॉल्वमेंट है। अगला देखो, यक्षमा में विशेष रूप से उपयोगी दुग्ध है? अजादुग्ध, गोदुग्ध, अविदुग्ध, महिष दुग्ध। इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। यक्षमा में विशेष रूप से उपयोगी दुग्ध है अजादुग्ध, गोदुग्ध, अविदुग्ध या महिष। देखिए अजादुग्ध इसका करेक्ट आंसर होगा। यक्षमा चिकित्सा में अजादुग्ध का प्रयोग किया जाता है। यस बिल्कुल, ये डेली बेसिस पर क्विज आपको मिलने वाली है लगातार जो है। अब किसी दिन अगर कार्य बहुत अधिक पड़ गए तो उस दिन क्विज नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको नोटिफाइड ग्रुप में किया जाएगा कि आज क्विज है या नहीं है, उस ग्रुप से जुड़ जाइएगा, क्योंकि आप लोगों को एक टाइम टेबल बनाना होता है, तो आप लोगों को एक प्रॉपर शेड्यूल की आवश्यकता तो होती ही है। कनकशिरी तैल की विशेष रूप से कार्मुकता किस कुष्ठ पर होती है? शाम को 4 या 5 जो भी टाइम होगा, लगातार क्विज हो गए और वो आपको ग्रुप में पहले ही बता दिया जाएगा कि ऑन व्हाट टाइम आज का क्विज होने वाला है। तो ये बताओ, कनकशिरी तेल किस में दिया जाता है सबसे ज्यादा? मंडल में, सिद्म में, कपाल में, औदुंबर में। कनकशिरी तेल विशेष रूप से किस में दिया जाता है? देखिए टाइम कभी 4 बजे होगा, कभी 5 बजे, वो सभी चीजें आपको ग्रुप में बता दी जाएंगी और जिस दिन नहीं होगा उस दिन भी बता दी जाएगा कि आज नहीं हो रहा है, तो इससे आप अपने टाइम शेड्यूल को मैनेज कर लेंगे। आपको कहीं जाना होगा उस दिन तो आप चले जाइएगा। और इसका आंसर है मंडल, कनकशिरी तेल मंडल। राजक्षमा, राजक्षमा की चिकित्सा में निर्दिष्ट सीतोपलादी चूर्ण में सीता तुगाक्षरी पिपली एला त्वक का अनुपात है। तो सीतोपलादी चूर्ण में सीता तुगाक्षरी पिपली एला त्वक का क्या अनुपात है? ये 16:8:4:2:1। इजी क्वेश्चन।